नमस्कार मित्रों परंपरा यही है कि जब भी किसी गांव या शहर की बात हम करते हैं तो उसके नामकरण के बारे में ज़रूर उल्लेख हो जाता है, आ जाता है, स्वाभाविक है। और ये नामकरण किसी भी गांव का या किसी कस्बे का या किसी शहर का जब भी होता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई दास्तान, कोई ना कोई छोटी मोटी कहानी या उस शख्सियत का ज़िक्र जिसके नाम पर ये नामकरण हुआ है, ये ज़रूर हमें इतिहास में या शोध कार्य में मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ एक चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। मसलन हमें ये पता नहीं चल पाता कि एक राखीगढ़ी नामक एक स्थान, जिसे ये माना जाता है कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पहले की सभ्यता का चिन्ह है, वह राखीगढ़ी, उसके नामकरण के बारे में राजस्व रिकॉर्ड में, रेवेन्यू के रिकॉर्ड में या उसकी स्थापना के बारे में जो भी दस्तावेज सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध हैं, उनमें ये पता नहीं चलता कि आफ्टर ऑल आखिर इसका नाम राखीगढ़ी कैसे पड़ा। ये राखी किसी का नाम है या राखी का मतलब रक्षा है या गढ़ी का मतलब क्या है, तो ये कोई ना कोई शब्द ऐसा होता है, कोई ना कोई शख्सियत ऐसी होती है जिसके नाम के जो हमें उल्लेख, उसके बारे में थोड़ा सा शोध करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब हम जब डीएनए की बात कर रहे हैं, उस काल के अवशेषों के आधार पर जब डीएनए की बात चल रही है, जब बहुत सारे विश्वविद्यालयों में शोध कार्य चल रहा है, तो क्यों ना इस विषय को भी गंभीरता से लिया जाए। और मित्रों, अब तक जो जानकारियां मैंने अपनी यायावरी ज़िंदगी में, घुमक्कड़ी ज़िंदगी में जो एकत्र की हैं, यद्यपि उनका कोई प्रामाणिक उल्लेख मैं कहूँ कि मुझे मिल गया है तो वो तो नहीं है, लेकिन जो जानकारियां मिली हैं उनके आधार पर ये संभावना ज़रूर जगती है कि आगे शोध की गलियां, शोध का मार्ग प्रशस्त ज़रूर किया जा सकता है। ये शोधार्थियों का काम है और ये एक, समझ लीजिए कि एक पूरे वक्त का काम है, पूरे समर्पण भाव से किया जाने वाला कार्य है। ये या तो स्थापत्य विभाग जो है या पुरातत्व विभाग है, ये इस दिशा में उनके लिए ठोस कार्य की एक संभावना है। जो जानकारी मुझे मिली या जो किंवदंतियों में प्रचलित रही, मैं उसका जिक्र आपसे बांट लेता हूँ। उसके बाद देखें क्या आगे आता है। हो सकता है कि आप में से किसी व्यक्ति के पास इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिल सके। मित्रों, ये राखीगढ़ी के बारे में मैं आपको इतना बता दूं कि जितने अवशेष अब तक सामने आए हैं, उसके अनुसार ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ या उससे थोड़ा सा पहले का एक गांव है, और ये ईसा से लगभग 2600 वर्ष पहले बसा कस्बा है या गांव है। इसका मतलब ये हुआ कि हम महाभारत को सामान्य रूप से ये मानते हैं कि महाभारत की जो घटना है, यदि युद्ध हुआ था महाभारत का, तो ये 5000 वर्ष पहले, लगभग 5000 वर्ष पहले हुआ था। ये एक सामान्य मानता है। और यही मानता जब हम गीता, श्रीमद् भगवत गीता के उद्भव काल की जब हम बात करते हैं या श्री कृष्ण के बारे में, उनके प्रादुर्भाव की या उनके इस धरती पर आने की जब बात करते हैं, तो वो सारे के सारे प्रसंग लगभग 5000 से लेकर 5500 वर्ष पुराने तक बताए जाते हैं। और इसके आगे पीछे हमें ज़्यादा मालूम नहीं हो पाता। लेकिन ये है, कृष्ण का तो स्वरूप इतना व्यापक है कि उनके तो स्थान स्थान पर लगभग कहते हैं कि अगर कृष्ण के आप उनकी स्मृति में बने हुए या उनके उल्लेख के साथ बसे हुए कस्बों, शहरों और छोटे छोटे गांवों का आप उल्लेख कोई दर्ज करेंगे तो वो संख्या भी सैकड़ों में है, सैकड़ों में है। सिर्फ ब्रज क्षेत्र में ही वो गांव जो है लगभग 50 और 100 के बीच में माने जाते हैं जिनके साथ कृष्ण का संबंध जुड़ा हुआ है। अब चलिए एक बार फिर राखीगढ़ी पर लौटते हैं कि राखीगढ़ी के बारे में जो मान्यता, जो मुझे थोड़ी बहुत पता चला, जो जानकारियाँ, जो किंवदंतियाँ जो चर्चा में आसपास के लोगों में, पुराने लोगों में सुनाई दी, मौखिक परंपरा में जो आई, उनमें एक ये भी था कि जब ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी है तो इस बात की संभावना नकारी नहीं जा सकती जिसकी चर्चा है। और संभावना ये है कि महाभारत युद्ध में
आप मानकर चलिए कि इतना भयावह युद्ध था, 18 दिन तक चला और उसमें अक्षौहिणी सेनाओं अर्थात लाखों की संख्या में जो सैनिक थे वो भागीदारी उनकी हुई, उन्होंने भागीदारी की। कितने सैनिक हताहत हुए, कितने वीर गति को प्राप्त हुए या कितने अपनी अंतिम संस्कार करा पाए या नहीं करा पाए, इस बात का कोई भी पुख्ता जानकारी हमें नहीं मिलती, किसी ग्रंथ में नहीं मिली जिसके आधार पर ये माना जा सके कि ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इतने व्यक्ति, इतने फौजी, इतने सैनिक मरे थे दोनों पक्षों के। लेकिन एक बात निश्चित मानी जाती है कि महाभारत युद्ध में हज़ारों और लाखों की संख्या में विधवा हुई औरतों ने, कहा यही जाता है, मैं जिस कथा की बात कर रहा हूँ, जिसके मुदंती की बात कर रहा हूँ, मौखिक परंपरा में आने वाली जानकारी की बात कर रहा हूँ, कहा यही जाता है कि उन लाखों सैनिकों, कौरव भी थे उनमें, पांडव भी थे, उनकी जो विधवाएं थी, अब सभी विवाहित भी नहीं थे, कई कुंवारे भी होंगे, तो उनकी विधवाओं ने एक स्थान पर शरण ली अपने दुखों से मुक्त होने के लिए, या एक प्रकार से जिसे आप कैथारसिस कहते हैं कि विलाप के लिए, एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे गांव में शपथ ली जिसका नाम राखीगढ़ी था। और कहा यह भी जाता है कि राखी उस गांव की एक प्रकार से, जैसे आप महारानी तो नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा राज्य नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित है कि राखीगढ़ी एक ऐसी वीरांगना थी और समर्पित वीरांगना स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो राखीगढ़ी जिसके नाम पर बनी, और वो गढ़ी का मतलब एक किले का स्वरूप या एक आबादी का स्वरूप, और उस गढ़ी में उसने शरण दी थी उन विधवाओं को हज़ारों की संख्या में, और वो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए और अपने बचाव के लिए और अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने के लिए यहीं पर वो आई थी। और ये क्षेत्र मित्रों, महाभारत कालीन जितने भी क्षेत्र जिनका भी उल्लेख होता है, ये उसी परिधि में, उसी एम्बियंस में ये हिसार, ज़िला हिसार का क्षेत्र भी आता है। तो ये जो मौखिक परंपरा में जो बात चल रही है, इसको सिरे से खारिज करना भी संभव नहीं दिखता, यद्यपि इसको इसी रूप में स्वीकार करने का भी कोई लिखित या कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि राखी एक वीरांगना का नाम था जिसके नाम पर यह गढ़ी स्थापित की थी। और ये युद्ध कितना भयावह था, इसका अनुमान अगर काव्यात्मक भाषा में या साहित्य में लगाना हो तो हमारे पास सबसे बड़ा जो संवेदनशील, जो सबसे बड़ी प्रस्तुति हुई है, वो अंधा युग के माध्यम से हुई है। और अंधा युग में विशेष रूप से मैं कुछ एक पंक्तियों का उल्लेख भी करना चाहता हूँ कि युद्ध के उपरांत किस तरह की विभीषिका उस समय उत्पन्न हुई थी। उसमें धर्मवीर भारती के अपने पात्रों के माध्यम से, अपने सूत्रधार के माध्यम से, और जो सामान्य जन हैं जिन्हें प्रहरी 1, प्रहरी 2, प्रहरी 3 के रूप में प्रस्तुत किया, उनके माध्यम से एक जो कथा का जो गायन है अंधा युग का, वो इस ढंग से आरंभ कर दें कि युद्ध की विभीषिका हमारे सामने नाचनी शुरू हो जाती है। और बड़ा अद्भुत लगता है कि इतना भयावह दृश्य कविताओं के माध्यम से कितना जीवंत रूप में भारती जी ने प्रस्तुत किया। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूँ कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, और पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा, ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है। ये सामान्य जन की प्रतिक्रिया के रूप में भारती लिखते हैं कि टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा, ये रक्तपात अब कब समाप्त होना है। ये अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। और अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, और दोनों ही पक्षों में विवेक, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन और भय का अंधापन, ममता का अंधापन और अधिकारों का अंधापन जीत गया
जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया, द्वापर युग बीत गया। तो एक प्रकार से यह प्रस्तुति अद्भुत है मित्रों। इसी संदर्भ में ये जिस परिदृश्य का मैंने आपसे उल्लेख किया है, मौखिक परंपरा में आने वाली जिस गाथा का, मुझे उम्मीद करनी चाहिए, आपको भी उम्मीद करनी चाहिए, कुछ शोधार्थी इस दिशा में भी कुछ ठोस काम करेंगे ताकि इसे एक प्रागैतिहासिक कथानक से जोड़ा जा सके। धन्यवाद।